सो पीपल वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग वीडियो। अभी देखो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का तुम्हारे एग्जाम में वेटेज है 21 मार्क्स के लिए, ठीक है। और इसमें से ना 3 क्वेश्चन आने वाले हैं। अभी 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन और एक आएगा डायरेक्ट क्वेश्चन। चांसेस है कि जो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा वो यूनिट नंबर 3 से आ सकता। यूनिट नंबर 3 में टोटल 4 टॉपिक्स कवर है। मैंने पूरे 4 टॉपिक के मेमोरी हैक इस वीडियो में कवर किया है। और यूनिट नंबर 2 से 2 से 3 टॉपिक ऐसे हैं जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस है, वो भी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में कवर किया है। इन शॉर्ट पार्टनरशिप एक्ट से जहां जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है उसके सारे मेमोरी हैक मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया। तो सारे ये मेमोरी हैक के देख लो, उसके बाद आपके डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद क्या करो, क्वेश्चन बैंक रीड करके निकालो यूनिट नंबर 2 का, क्योंकि 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बैंक से कर लो और इस वीडियो से सारे मेमोरी हैक से सारे पॉइंट्स की लर्निंग कर लो। इस तरीके से आपका पार्टनरशिप एक्ट पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी ना एकदम कंसंट्रेशन से पढ़ाई करो, एकदम ध्यान लगा के पढ़ाई करो और कम से कम टाइम में सारी चीजें पढ़ के निकालो, काम तरीके से, कॉन्फिडेंट तरीके से। सबसे पहले टॉपिक देखने वाले हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का यूनिट नंबर 2। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का यूनिट नंबर 2 में एक टॉपिक दिया है, दैट इज राइट ऑफ ट्रांसफरी ऑफ द पार्टनर्स इंटरेस्ट सेक्शन 29। राइट ऑफ ट्रांसफरी ऑफ द पार्टनर्स इंटरेस्ट सेक्शन 29। सेक्शन 29 क्या बात करता है और लास्ट तक आप इस टॉपिक को आसानी से कैसे याद रख सकते हो, समझना। अभी देखो ट्रांसफरी कौन होता है। अभी एग्जांपल, एक पार्टनरशिप फर्म में मैं पार्टनर हूं, ठीक है, मैं पार्टनर हूं, मुझे वहां से मिलता है 25% ऑफ प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट मिलता है? 25% ऑफ प्रॉफिट मिलता है। अगर ये प्रॉफिट मैं किसी और को ट्रांसफर करती हूँ, सिर्फ प्रॉफिट लेने का राइट अगर मैं किसी और को ट्रांसफर करती हूँ, उस व्यक्ति को बोला जाता है ट्रांसफरी। क्या बोला जाता है? ट्रांसफरी। एग्जांपल, एक पार्टनरशिप फर्म में मैं पार्टनर हूं, मैंने क्या किया, 25% ऑफ प्रॉफिट जो मेरा राइट था मैंने ट्रांसफर किया अपनी मम्मी को। मतलब अब से ना जो प्रॉफिट है वो मेरी मम्मी लेंगी, मैं नहीं लूंगी। इसका मतलब मम्मी क्या हो जाएगी इस केस में? मम्मी ट्रांसफरी हो जाएगी। तो सेक्शन 29 में बताया गया है ट्रांसफरी के राइट्स क्या है, मतलब मेरी मम्मी के क्या राइट्स हैं। अभी देखो ये 2 हिस्सों में इसको डिवाइड किया है। फर्स्ट इज ड्यूरिंग द कंटिन्यूअंस ऑफ बिजनेस, मतलब अगर पार्टनरशिप फर्म काम कर रही है तो तब क्या राइट रहेंगे। नेक्स्ट इज ऑन द डिसोल्यूशन। ऑन द डिसोल्यूशन मतलब अगर पार्टनरशिप फर्म बंद हो चुकी है, डिसॉल्व हो रही है, तब क्या राइट रहेंगे। 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यूरिंग द कंटिन्यूअंस ऑफ पार्टनरशिप, मतलब जब पार्टनरशिप बिजनेस कर रही है तो मेरी मम्मी क्या नहीं कर सकती, मेरी मम्मी ए बी सी नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी मम्मी क्या है, पार्टनर नहीं है, सिर्फ ट्रांसफर ही है। अगर मेरी मम्मी पार्टनर नहीं है, सिर्फ ट्रांसफर ही है, तो मेरी मम्मी ए बी सी नहीं कर सकती। व्हाट इज दिस ए बी सी? बेटा ए का मतलब है अकाउंट चेक नहीं कर सकती, बी का मतलब है बुक्स चेक नहीं कर सकती, सी का मतलब है कंडक्ट ऑफ द बिजनेस में इंटरफेयर नहीं कर सकती। मेरी मम्मी ए बी सी नहीं कर सकती, मतलब अकाउंट्स चेक नहीं कर सकती, बुक्स चेक नहीं कर सकती और कंडक्ट ऑफ बिजनेस में इंटरफेयर नहीं कर सकती। दिस वाज द थिंग। लेकिन मेरी मम्मी क्या कर सकती है, राइट ऑफ प्रॉफिट ले सकती है, शेयर ले सकती है प्रॉफिट का। मेरी मम्मी एबीसी नहीं कर सकती लेकिन प्रॉफिट ले सकती है ड्यूरिंग द कंटिन्यूअंस ऑफ बिजनेस। ये हो गया फर्स्ट वाला पैरा। उसके बाद बताया गया है डिसोल्यूशन के टाइम पे। अभी देखो यार, डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है, फर्म बंद हो रही है। अगर फर्म बंद हो रही है मतलब बिजनेस बंद कर रही है, तो इस टाइम पे ना कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहते, तुम हर चीज कर सकते हो। इस टाइम पे क्या होता है, जब फर्म बंद होती है ना, सारे पार्टनर्स को जो असेट्स है वो बांटे जाते हैं, सारे असेट्स बांट दिए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, शेयर ऑफ असेट्स ले सकती है मेरी मम्मी। क्या कर सकती है, शेयर ऑफ असेट्स ले सकती है। और इस शेयर ऑफ असेट्स का राइट कैलकुलेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, ये देखने के लिए मेरी मम्मी बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी चेक कर सकती है, अकाउंट्स को चेक कर सकती है। अपन ने क्या पढ़ा बच्चों, अपन ने पढ़ा कि मैम ड्यूरिंग द कंटिन्यूअंस ऑफ बिजनेस जो ट्रांसफर है ना, वो ए बी सी नहीं कर सकता, मतलब अकाउंट्स को चेक नहीं कर सकता, बुक्स को चेक नहीं कर सकता, कंडक्ट ऑफ बिजनेस में इंटरफेयर नहीं कर सकता, लेकिन हाँ प्रॉफिट ले सकता है। और जब बिजनेस बंद हो जाता है वो शेयर ऑफ असेट्स भी ले सकता है, और असेट्स का कैलकुलेशन सही तरीके से हुआ है कि नहीं हुआ है उसके लिए वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी चेक कर सकता है, अकाउंट्स भी चेक कर सकता है। ओके, आई होप पीपल दिस इज क्लियर टू यू। देखो ये क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारे एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए या फिर 7 मार्क्स के लिए, तो इस पॉइंट को अच्छे से समझ के जाना, बहुत सिंपल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीपल म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज सेक्शन 13। अभी ये क्वेश्चन भी ना इंस्टीट्यूट टेस्ट कर सकती है सीधा 7 मार्क्स के लिए, सीधा 7 मार्क्स के लिए। स्टूडेंट्स को ना ये हेडिंग लास्ट तक याद नहीं रहती। अभी देखो बहुत इजी है, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज कहां से स्टार्ट हो रहा है? एम से स्टार्ट हो रहा है। एम से क्या आता है? मनी आता है। मनी आता है मतलब पैसा आता है। ये जो भी पॉइंट्स दिए ना, ये जो भी पॉइंट्स दिए ना, सारे पैसों से रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड है। देखो सोच के देखो कि पार्टनरशिप फर्म, उसमें पैसों से रिलेटेड कौन से पॉइंट है? देखो सबसे पहले प्रॉफिट शेयरिंग आ जाता है, उसके बाद सैलरी वाला पॉइंट आ जाता है, इंटरेस्ट वाला पॉइंट आ जाता है। यहाँ पे सेम चीज दी है, तो ऐसा याद रखो यार, अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज, मतलब एम से स्टार्ट हुआ, एम मतलब पैसा आ गया, मनी आ गया। देखो सबसे पहले आ गया राइट टू शेयर प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स इज मनी। उसके बाद राइट टू शेयर रेम्यूनरेशन, क्या आ गया? सैलरी। व्हाट इज रेम्यूनरेशन? सैलरी। सैलरी क्या रहता है? पैसा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट आ गया, कैपिटल आ गया, पैसों के रिलेटेड पॉइंट है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस, एडवांसेस मतलब लोन, मतलब जो लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ता है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस। ठीक है, ये भी पैसों के रिलेटेड पॉइंट आ गया। उसके बाद राइट टू बी इंडेमनिफाइड एंड द लास्ट वन इज राइट टू इंडेमनिफाई द फर्म। अब ये क्या है? इंडेमनिफाइड का मतलब क्या होता है? मतलब लॉस की भरपाई करना। राइट टू बी इंडेमनिफाइड का मतलब क्या है? अगर पार्टनर ने कोई खर्चा किया है फर्म के लिए, तो फर्म को पैसा देना पड़ता है पार्टनर को, उसको बोलते हैं राइट टू बी इंडेमनिफाइड, मतलब फर्म पार्टनर को पैसा देती है। राइट टू इंडेमनिफाई द फर्म का मतलब है यहाँ पे पार्टनर फर्म को पैसा देता है अगर उसकी वजह से कुछ लॉस हो गया तो सारे पॉइंट्स में क्या आया? पैसा आया। ऐसे याद रखो। देखो कुछ ना ट्रिक लगानी पड़ेगी ताकि तुमको सारे पॉइंट्स लास्ट तक याद रहे। ये एक स्मार्ट ट्रिक है, ठीक है, एकदम स्मार्ट ट्रिक है। यार अगर क्वेश्चन आया म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज, कौन से पॉइंट अपने को याद करने हैं? मनी रिलेटेड पॉइंट याद करने। मनी से क्या क्या आता है पार्टनरशिप फर्म में? कैपिटल आता है, प्रॉफिट आता है, रेम्यूनरेशन आता है, इंटरेस्ट आता है। फिर लास्ट के दो पॉइंट क्या है? राइट टू बी इंडेमनिफाइड एंड राइट टू इंडेमनिफाई दी फर्म। फर्म से पैसा आया, दैट इज राइट टू बी इंडेमनिफाइड, फर्म को पैसा देना पड़ा, इसका मतलब राइट टू इंडेमनिफाई दी फर्म। ऐसे पॉइंट्स को याद रख सकते हो। म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज में सारे मनी रिलेटेड पॉइंट आते हैं, पैसों रिलेटेड पॉइंट आते हैं, दैट इज प्रॉफिट, दैट इज रेम्यूनरेशन, दैट इज राइट टू बी इंडेमनिफाइड, दैट इज इंटरेस्ट। ठीक है, अभी देखो सबसे पहले अपन क्या करने वाले हैं? एक्सपल्जन ऑफ अ पार्टनर को कवर करेंगे। तो क्या करो, सबसे पहले अपनी मॉड्यूल को ओपन कर लो, अपनी कंसेप्ट बुक को ओपन कर लो और जो मैं ट्रिक बता रही हूँ उसको लिख के ले लो। बस सुनना नहीं, अपने को लिख के लेना है। ठीक है, सबसे पहले मॉड्यूल को ओपन कर लो। एक्सपल्जन ऑफ पार्टनर सेक्शन 33। एक्सपल्जन का मतलब क्या होता है? मतलब एक पार्टनरशिप फर्म में अगर बाकी के पार्टनर क्या करते, एक पार्टनर का एक्सपल्जन कर देते, मतलब उसको पार्टनरशिप फर्म से बाहर निकाल देते, उसको पार्टनरशिप फर्म से फेंक देते, उसको बोलते हैं एक्सपल्जन करना। अपना लॉ कुछ रूल्स देता है, अगर तुम एक पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म से बाहर निकाल रहे हो तो उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ये रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, ये सारे प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ेगा। अभी समझना एक एक प्रोविजन। फर्स्ट देखो कीवर्ड क्या है? द पावर ऑफ एक्सपल्जन मस्ट बी एग्जिस्टेड इन अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। कॉन्ट्रैक्ट कीवर्ड है। द पावर हैज बीन एक्सरसाइज्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर, मेजॉरिटी कीवर्ड है। इट हैज बीन एक्सरसाइज्ड इन गुड फेथ, गुड फेथ इज अ कीवर्ड। The expulsion must be in interest of the partnership. Interest is the keyword. The partner to be expelled is served with a notice. Notice is the keyword. उसके बाद he is given opportunity of being heard. Opportunity is a keyword. तुमको बस एक वर्ड को याद रखना है, एक वर्ड को याद रखना है कमिंग, एक वर्ड को याद रखना है कमिंग। इस कमिंग वर्ड से ना तुमको सारे पॉइंट्स क्लिक हो जाएंगे। 3 से 4 बार बस रिवाइज करना पड़ेगा। देखो तुम्हारा सी से आ गया कि कॉन्ट्रैक्ट में देना चाहिए, ओ से आ गया अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड होना चाहिए, एम से आ गया कि मेजॉरिटी पार्टनर ने देना चाहिए, आई से आ गया इंटरेस्ट ऑफ द पार्टनरशिप में होना चाहिए, एन से आ गया नोटिस देना चाहिए, जी से आ गया गुड फेथ में होना चाहिए। तो एक कमिंग वर्ड को याद रखो। सी से तुम्हारा आ जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, ओ से आएगा अपॉर्चुनिटी, एम से आ जाएगा मेजॉरिटी, आई से आ जाएगा इंटरेस्ट, एन से आ जाएगा नोटिस देना पड़ेगा, जी से आ जाएगा गुड फेथ में होना चाहिए। 3 से 4 बार अगर ये पॉइंट को रिपीट करोगे ना, आपको सारी चीजें लास्ट तक याद रहेगी, लेकिन बार बार थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा। लेकिन अगर तुमको ये कीवर्ड याद हो गया ना कमिंग, अगर एक्सपल्जन का क्वेश्चन आएगा ना, मैं श्योरिटी से बोल सकती हूँ तुम सारे पॉइंट्स को लिख पाओगे और तुमको एग्जामिनर फुल मार्क्स देगा। 7 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, इस कीवर्ड को करके जरूर जाना। ठीक है, सो पीपल दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइनर्स एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप सेक्शन 30। ये एक अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट का फेवरेट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इंस्टीट्यूट सीधा पूछती है 7 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद ना आपको जरूर ये क्वेश्चन सिंपल लगेगा, तो ध्यान से वीडियो को देखना। अगर ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आता है, सबसे पहले तुम क्या करोगे? सबसे पहले लिखोगे अ माइनर कैन नॉट बिकम अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म बट कैन बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट्स इन अ पार्टनरशिप फर्म। मतलब एक छोटा बच्चा एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं बन सकता, लेकिन फॉर अ बेनिफिट पर्पस, मतलब प्रॉफिट्स के लिए उसको एडमिशन मिल सकता है। मतलब वो लॉसेस को बियर नहीं करेगा, उसकी कोई भी पर्सनल लायबिलिटी नहीं रहेगी। तो ये लाइन को टिक कर लो। अगर एक क्वेश्चन आता है, सबसे पहले तुमको ये लिखना है अ माइनर कैन नॉट बिकम अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म बट कैन बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? ये वाला आंसर को लिखेंगे। अब इस ये वाला आंसर को उन्होंने क्या किया है? 5 हिस्सों में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज माइनर के क्या राइट्स है, माइनर के क्या लायबिलिटीज है, 2 हो गए पैराग्राफ। उसके बाद जैसे एक माइनर मेजर बन जाएगा, उसको नोटिस देना पड़ेगा और बताना पड़ेगा क्या वो एक पार्टनरशिप फर्म में कंटिन्यू करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है। तो थर्ड वाला पैराग्राफ किसका है? नोटिस देने वाला पैराग्राफ है।
उसके बाद अगर वो कंटिन्यू करता है तो राइट्स एंड लायबिलिटीज क्या रहेंगे, अगर वो कंटिन्यू नहीं करता है तो क्या होगा, ठीक है। ऐसे 5 हिस्सों में आंसर को डिवाइड किया है। फर्स्ट इज राइट्स, सेकंड इज लायबिलिटीज, थर्ड इज नोटिस, फोर्थ इज अगर कंटिन्यू करता है, फिफ्थ इज अगर कंटिन्यू नहीं करता है। फर्स्ट इज राइट्स, इसके राइट्स कैसे याद रखोगे, एक वर्ड को याद रखो, एक वर्ड को याद रखो, दैट इज पास, दैट इज पास। अभी मैम ये क्या है, एक माइनर, एक छोटा बच्चा पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट्स ले सकता है, पी इज फॉर प्रॉफिट्स, अकाउंट्स को चेक कर सकता है, ए इज फॉर अकाउंट्स, वो दूसरे पार्टनर पे सूट फाइल कर सकता है, उन पे स्यू कर सकता है for share. So pass is he can take the profit, he can check the accounts. Another is he can sue on another partners for a share purpose, for a share purpose. एक माइनर, एक छोटा बच्चा प्रॉफिट्स ले सकता है, अकाउंट्स को चेक कर सकता है, दूसरे पार्टनर पे सूट फाइल कर सकता है फॉर शेयर पर्पस, फॉर शेयर पर्पस। ऐसे तुम याद रखो, तुमको सारे राइट्स याद रह जाएंगे। नेक्स्ट इज पीपल, उसके लायबिलिटीज क्या है। देखो यार, एक छोटा बच्चा है, एक माइनर है, उसकी पर्सनल लायबिलिटी रहेगी क्या, नहीं रहेगी। सो फर्स्ट पॉइंट इज अ माइनर हैज नो पर्सनल लायबिलिटी, माइनर की कोई भी पर्सनल लायबिलिटी नहीं रहेगी। उसकी कितनी लायबिलिटी रहेगी, टू द एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर। द लायबिलिटी ऑफ द माइनर इज कन्फाइड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर। अगर उसका शेयर 25% है प्रॉफिट लेने का, तो उसकी लायबिलिटी भी सिर्फ 25% रहेगी, उसकी पर्सनल लायबिलिटी नहीं रहेगी, क्योंकि बेटा पार्टनरशिप फर्म में सारे पार्टनर्स की अनलिमिटेड लायबिलिटी रहती, लेकिन एक छोटे बच्चे की, एक माइनर की पर्सनल लायबिलिटी नहीं रहेगी। अभी थोड़ा सोच के देखो, जिस माइनर की पर्सनल लायबिलिटी ही नहीं है, तो क्या वो कभी भी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो सकता है। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति कंगाल वाला, मतलब जिसकी लायबिलिटी ज्यादा है, जिसके एसेट्स कम है। अगर एक माइनर की पर्सनल लायबिलिटी ही नहीं हो सकती यार, तो यार वो इंसॉल्वेंट कैसे डिक्लेयर हो सकता। थोड़ा ऐसे लॉजिकल सेंस से सोचो। तो अपने इसमें क्या क्या पॉइंट्स आ गए। सबसे पहले तो मैम, एक माइनर की पर्सनल लायबिलिटी नहीं रहती, उसकी कितनी लायबिलिटी रहेगी, जितना उसका शेयर है, जितना उसका शेयर है। 2 पॉइंट्स हो गए। उसके बाद अगर एक माइनर की पर्सनल लायबिलिटी नहीं रहेगी, तो क्या वो कभी भी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता, कंगाल डिक्लेयर नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद अभी जैसे एक माइनर मेजर बन जाएगा, माइनर मेजर बन रहा है, तो उसको क्या देना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा। 6 महीने के अंदर उसको बताना पड़ेगा। जैसे एक माइनर मेजर बन गया, 6 महीने के अंदर उसको बताना पड़ेगा कि मैं पार्टनरशिप फर्म में कंटिन्यू करना चाहता हूँ कि नहीं करना चाहता हूँ। चाहे वो कंटिन्यू करना चाहता है कि नहीं कंटिन्यू करना चाहता है, दोनों बताना पड़ेगा। मैम अगर उसने नोटिस नहीं दिया तो यहाँ पे दिया है, इफ ही फेल्स टू गिव सच नोटिस ही शैल बिकम अ पार्टनर इन अ फर्म ऑन द एक्सपायरी ऑफ द सेड 6 मंथ। अगर उसने नोटिस नहीं दिया तो अजम्पशन किया जाएगा कि उसको पार्टनरशिप फर्म में कंटिन्यू करना है। तुमको ये लिखना है थर्ड वाले पैराग्राफ में, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में लिख लेना, तुमको मार्क्स मिल जाएंगे। तुम्हारे कीवर्ड्स क्या है, कीवर्ड्स क्या है देखो, यहाँ पे मैम प्रॉफिट कीवर्ड है, यहाँ पे अकाउंट्स कीवर्ड है, यहाँ पे स्यू कीवर्ड है, यहाँ पे नो पर्सनल लायबिलिटी कीवर्ड है, इंसॉल्वेंट कीवर्ड है, टू द एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर कीवर्ड है। अपन ने वो सारे से कवर कर लिया। यहाँ पे अपने मर्जी से लिख सकते हो, बस ये 6 मंथ एकदम प्रॉपर आना चाहिए और ये भी प्रॉपर आना चाहिए। अगर नोटिस नहीं दिया तो अजम्पशन किया जाएगा कि वो कंटिन्यू करना उसको है, ठीक है। उसके बाद अगर वो पार्टनरशिप फॉर्म में कंटिन्यू करता है तो इसमें 2 पॉइंट्स है, कैसे याद रखोगे। एक पॉइंट राइट का है, दूसरा पॉइंट लायबिलिटी का है। एक पॉइंट राइट का है, दूसरा पॉइंट लायबिलिटी का है। जैसे एक माइनर पार्टनरशिप फॉर्म में कंटिन्यू करता है मेजर होने के बाद, तो क्या होगा, उसको प्रॉफिट्स मिल जाएंगे, उसको सारी प्रॉपर्टी का हिस्सा मिल जाएगा जो भी उसका शेयर था। तो ये पॉइंट आ गया देखो यहाँ पे, हिज शेयर इन द प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म रिमेन्स द सेम टू व्हिच ही वाज एंटाइटल्ड एज अ माइनर। जो भी उसका शेयर था वो कंटिन्यू रहेगा। ये राइट वाला पॉइंट आ गया। अभी लायबिलिटी वाला पॉइंट क्या है, अभी देखो यार, एक माइनर ना मेजर बन चुका है, अब उसकी पर्सनल लायबिलिटी आ जाएगी। तो यहाँ पे दिया है, he becomes personally liable to third party for all the acts। कब से, since he was admitted to the benefits of the partnership, मतलब जब से वो एडमिट हुआ था ना, मतलब जब से माइनर था तब से उसकी सारी लायबिलिटी आ जाएगी। 2 पॉइंट को कैसे याद रखोगे मैम, 2 पॉइंट में क्या दिया है, एक राइट वाला पॉइंट है, एक लायबिलिटी वाला पॉइंट है, एक राइट वाला पॉइंट है, एक लायबिलिटी वाला पॉइंट है। उसका राइट क्या है, प्रॉफिट लेना, लायबिलिटी क्या है, पर्सनल लायबिलिटी हो जाएगी, बस ऐसे याद रखो। उसके बाद अगर वो सोचता है कि मुझे यार पार्टनरशिप फर्म में कंटिन्यू नहीं करना, मैं छोड़ के जा रहा हूं पार्टनरशिप फर्म को, तो क्या होगा, यहाँ पे ये 2 पॉइंट ना क्या किया है, एक ही पॉइंट को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। कैसे समझना, यहाँ पे बोला गया है पब्लिक नोटिस देने के पहले माइनर की लायबिलिटी रहेगी, पब्लिक नोटिस देने के बाद माइनर की लायबिलिटी नहीं रहेगी। देखो एक ही पॉइंट है, उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। पब्लिक नोटिस देने के पहले माइनर की लायबिलिटी रहेगी, पब्लिक नोटिस देने के बाद माइनर की लायबिलिटी नहीं रहेगी। बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है। देखो, his rights and liabilities continue to be those of the minor up to the date of giving public notice। मतलब पब्लिक नोटिस देने के पहले उसके राइट्स एंड लायबिलिटीज रहेगी। उसके बाद his share shall not be liable for any act of the firm done after the date of notice। पब्लिक नोटिस देने के बाद उसकी लायबिलिटी नहीं रहेगी। दोनों पॉइंट ऐसे ही कवर हो गए। एक ही पॉइंट को क्या किया, 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट इज, अभी देखो वो पार्टनरशिप फॉर्म छोड़ के जा रहा है, अगर बाकी के पार्टनर्स उसको प्रॉफिट नहीं देते तो क्या होगा, उसके पास राइट आ जाएगा दूसरे पार्टनर से सूट फाइल करने का, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है, he shall be entitled to sue the partners for his share of the profits and the property। वो दूसरे पार्टनर पे सूट फाइल कर सकता है अगर बाकी पार्टनर्स उसको प्रॉपर्टी नहीं दे रहे, प्रॉफिट नहीं दे रहे तो। आई होप पीपल, मैंने तुम्हारा ये इस वाले कंसेप्ट को बहुत सिंपल बना दिया। और बेटा तुम इस तरीके से पढ़ोगे ना, 3 से 4 बार रिपीट करना पड़ेगा। देखो पहली बार कोई चीज पढ़ते हैं ना थोड़ी सी ट्रिकी लगती है, लेकिन आप 3 से 4 बार इस चीज को बार बार पढ़ोगे ना, आपको जरूर कॉन्फिडेंस आएगा। मैं बता रही हूँ, ऐसे याद रखो, पास याद रखो, पास याद रखो। उसका क्या याद रखोगे यार, पर्सनल लायबिलिटी नहीं है तो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं हो सकता, हो गया। फिर कंपलसरीली नोटिस देना पड़ेगा। फिर याद रखोगे यार, एक राइट वाला पॉइंट है, एक लायबिलिटी वाला पॉइंट है।
फिर याद रखो कि यार पब्लिक नोटिस को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, ये 2 पॉइंट आ गए। अगर तुमने इतना भी किया ना प्रॉपर्ली कीवर्ड्स के साथ, एग्जामिनर तुमको मार्क्स दे देगा। नेक्स्ट इज पीपल, अभी देखो ये वाला क्वेश्चन भी ना इंस्टीट्यूट सीधा पूछ सकती है 7 मार्क्स के लिए, ध्यान से समझना। इंप्लाइड ऑथोरिटी का मतलब क्या होता है मैम? इंप्लाइड ऑथोरिटी का मतलब होता है ऐसे ट्रांजैक्शन जो पार्टनर कर सकते हैं विदाउट परमिशन, मतलब उनको बाकी पार्टनर्स की परमिशन की जरूरत नहीं है, वो सीधा ट्रांजैक्शन को कर सकते हैं, जैसे कि नॉर्मल परचेज करना, सेल करना। लेकिन यहाँ पे दिए है कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन जो पार्टनर्स विदाउट परमिशन नहीं कर सकते, मतलब ये वाले ट्रांजैक्शन हो गए नो इंप्लाइड ऑथोरिटी वाले, नो इंप्लाइड ऑथोरिटी वाले। और ये क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछती है सीधा 7 मार्क्स के लिए, तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना। अभी देखो तुम सारे पॉइंट्स को आसानी से कैसे ला सकते, क्या कर सकते हो। फर्स्ट इज देखो, सबमिट अ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू बिजनेस ऑफ द फर्म टू आर्बिट्रेशन, मतलब पार्टनर्स जो आर्बिट्रेशन में नहीं जा सकते, एक पार्टनर अकेले डिसीजन नहीं ले सकता, आर्बिट्रेशन का ए ले लो। उसके बाद ओपन अ बैंक अकाउंट इन द ओन नेम, बैंक अकाउंट का बी ले लो। कॉम्प्रोमाइज और रिलिंग्विश एनी क्लेम, कॉम्प्रोमाइज और क्लेम का सी ले लो। सो ए बी सी, आर्बिट्रेशन का ए आ गया, बैंकिंग अकाउंट का बी आ गया, कॉम्प्रोमाइज का सी आ गया। अभी ना स्टोरी को समझो, ए बी सी 3 पार्टनर्स है, एग्जांपल ए बी सी 3 पार्टनर्स है, ए बी सी से क्या आ गया? आर्बिट्रेशन, बैंक अकाउंट, कॉम्प्रोमाइज। ए बी सी 3 पार्टनर्स है, हु एंटर्स इनटू पार्टनरशिप, ये खुद का पार्टनरशिप का बिजनेस ओपन कर रहे हैं। ऐसे अपने 4 पॉइंट्स हो गए, ए बी सी एंटर्स इनटू पार्टनरशिप, ए बी सी एंटर्स इनटू पार्टनरशिप। उसके बाद वो फ्रॉड तरीके से क्या करते हैं? एक्वायर अ इमूवेबल प्रॉपर्टी, उन्होंने फ्रॉड करके इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लिया, ठीक है। फिर दूसरी पार्टी ने क्या किया? उन पे केस फाइल किया, क्यों? क्योंकि उन्हें फ्रॉड तरीके से क्या किया? प्रॉपर्टी को एक्वायर किया। फिर बाद में क्या होता है? दे एडमिट द लायबिलिटी, मतलब उन्होंने अपनी मिस्टेक को मान लिया, अपनी लायबिलिटी को एडमिट कर दिया, सारे पार्टनर्स ने अपनी लायबिलिटी को एडमिट कर दिया, ऐसे याद रखो। उसके बाद क्या होता है? जैसे उनको समझ में आ गया कि हमने मिस्टेक कर दिया, उन्होंने ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी फ्रॉड तरीके से परचेज किया था ना यहाँ पे, फिर बाद में उन्होंने क्या किया? उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया दूसरे वाले व्यक्ति को। फिर बाद में ये पार्टी क्या करती है? ये पार्टी ने विड्रॉ अ सूट कर दिया, मतलब जो केस फाइल किया था ना उसको वापस ले लिया। विड्रॉ करना मतलब वापस ले लेना। तो दूसरी पार्टी ने क्या किया? जो सूट फाइल किया था उसको विड्रॉ कर लिया। देखो कितने आसानी से एक सिंपल स्टोरी से तुमको सारे पॉइंट्स लर्न हो गए। अब ये स्टोरी ना एक बार में लर्न नहीं होंगी, आपको 3 से 4 बार रिपीट करना पड़ेगा, लेकिन 3 से 4 बार रिपीट करोगे ना आपको सारे पॉइंट्स ना एग्जाम में याद आ जाएंगे। बताओ मुझे स्टोरी क्या है? मैम ए बी सी एंटर्स इनटू पार्टनरशिप, फिर उन्होंने फ्रॉड तरीके से इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक्वायर किया, फिर बाद में दूसरी पार्टी ने क्या किया? उन पे केस फाइल कर दिया, फिर उन्होंने अपनी गलती को एडमिट कर लिया, लायबिलिटी को एडमिट कर दिया, फिर बाद में उन्होंने क्या किया? प्रॉपर्टी को वापस ट्रांसफर कर दिया इस पार्टी को, फिर बाद में इस पार्टी ने क्या किया? विड्रॉ सूट, मतलब जो केस फाइल किया था उसको वापस ले लिया। इस तरीके से कहानी को याद रखो, ए बी सी एंटर्स इनटू पार्टनरशिप, दे एक्वायर अ प्रॉपर्टी, देन अनदर पार्टी फाइल्स अ सूट, देन दे एडमिटेड द लायबिलिटी, आफ्टर दैट दे ट्रांसफर्ड द प्रॉपर्टी, देन द अनदर पार्टी विड्रॉ अ सूट। ऐसे याद रखो, एबीसी से क्या आ गया? आर्बिट्रेशन, बैंक अकाउंट, कॉम्प्रोमाइज। एबीसी से क्या आ गया? आर्बिट्रेशन, बैंक अकाउंट, कॉम्प्रोमाइज। आई होप पीपल दिस ट्रिक वाज हेल्पफुल फॉर यू। डिसोल्यूशन बाय कोड कहां से आता है क्वेश्चन? डिसोल्यूशन बाय कोड, ये क्वेश्चन ना लगातार इंस्टीट्यूट पूछती है 7 मार्क्स के लिए। तुम पास क्वेश्चन पेपर को चेक कर लो, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंस्टीट्यूट पूछती है सेक्शन 44। अभी अगर तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है तुम इसको आंसर कैसे करोगे? सबसे पहली बात तो तुम्हारे आंसर में ये सारे हेडिंग्स आने चाहिए। अगर तुम्हारे आंसर में सारे हेडिंग्स आ गए ना तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ यार इस बच्चे को ये आंसर आता है। अगर हेडिंग याद आ गए ना, तुम अगर कंसेप्चुअली हर चीज को लिख के आ जाओगे ना तुमको मार्क्स मिल जाएंगे। ये हेडिंग याद आना बहुत ज्यादा जरूरी है, फिर तुमको सारे कंसेप्ट समझ में आएंगे और याद आ जाएंगे। अभी देखो तुम इसकी हेडिंग कैसे आसानी से याद रख सकते हो लास्ट तक। फर्स्ट वर्ड इज पीपल यूपी, यूपी इज उत्तर प्रदेश। हियर यू इज फॉर अनसाउंड माइंड पर्सन, अनसाउंड माइंड पर्सन। P इज फॉर परमानेंट इनकैपेसिटी, परमानेंट इनकैपेसिटी यहाँ पे दिया है। अगर कोई पार्टनर अनसाउंड माइंड पर्सन बन जाता है या फिर परमानेंट इनकैपेसिटी, उसका एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, तो हो सकता है दूसरे पार्टनर कोर्ट में जा सकते हैं, ये चीज बोल सकते हैं। तो कोर्ट क्या कर सकता है? डिसोल्यूशन करवा सकता है फर्म का। तो फर्स्ट रीजन क्या है? अनसाउंड माइंड। सेकंड क्या है? परमानेंट इनकैपेसिटी, दैट इज यूपी, दैट इज यूपी। ओके, नेक्स्ट इज पीपल एमपी, नेक्स्ट इज एमपी। एमपी क्या है? मध्य प्रदेश। मैम क्या है? मध्य प्रदेश। एम से आ गया मिसकंडक्ट, पी से आ गया परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट। देखो तुम्हारे ऐसे 4 पॉइंट हो जाएंगे और ना तुम ऐसे याद करोगे ना तुमको आसानी से याद आ जाएगा। यू का मतलब क्या है? अनसाउंड माइंड। पी का मतलब क्या है? परमानेंट इनकैपेसिटी। एम का मतलब क्या है? मिसकंडक्ट। नेक्स्ट पी का मतलब क्या है? परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट। उसके बाद यूपी एमपी, यूपी एमपी। उसके बाद क्या है? सिटी, सिटी इज छत्तीसगढ़। व्हाट इज सी? सी इज कंटिन्यूअस लॉसेस। व्हाट इज टी? T is transfer of interest. C is for continuous losses and T is transfer of interest. So UP, MP, city, UP, MP, city,
यूपी एमपी सिटी के जजेस, जजेस व्हाट इज जे, जे इज जजेस, यूपी एमपी सिटी के जजेस ने डिसोल्यूशन करवा दिया, यूपी एमपी सिटी के जजेस ने डिसोल्यूशन करवा दिया। तुमको ऐसे याद रहेगा, 3 से 4 बार रिपीट करना पड़ेगा, लेकिन सारे पॉइंट्स ना तुमको एग्जाम में याद आएंगे। अगर ऐसे ही लर्न करते बैठोगे ना, हर एक पॉइंट एग्जाम में याद नहीं आएगा। अगर इसे ट्रिक बनाओगे ना, एग्जाम में हर चीज याद आएगी। यूपी एमपी सिटी, दैट इज अनसाउंड माइंड पर्सन। नेक्स्ट इज परमानेंट इनकैपेसिटी, मिसकंडक्ट, पर्सिस्टेंट ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट, उसके बाद कंटिन्यूअस लॉसेस, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट इज जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड। नेक्स्ट क्या है? जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड। फिर डिसोल्यूशन हो जाएगा अगर कोर्ट को सही लगता है तो यूपी एमपी सिटी के जजेस ने डिसोल्यूशन करवा दिया, यूपी एमपी सिटी के जजेस ने डिसोल्यूशन करवा दिया। तुमको हर चीज ऐसे याद आ जाएगी। अब बारी आती है वॉलंटरी डिसोल्यूशन की, मतलब डिसोल्यूशन विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। इस केस में ना जो पार्टनरशिप फॉर्म है वो खुद डिसाइड करते हैं कि हमको डिसोल्यूशन करना है, हमको क्या करना है? डिसोल्यूशन करना है। इसका कीवर्ड क्या है? इसका मेमोरी टेक्निक क्या है? इसका मेमोरी टेक्निक देखो, मैं तुमको पूछती हूँ कि बेटा तुमको बड़ा होके क्या बनना है, तुमको तुम्हारे फ्रेंड्स को तुम सबको बड़ा होके क्या बनना है? तुमने बोला कि मैम हमको तो सीए बनना है, हमको तो सीए बनना है। मैंने बोला सीए बनने के बाद क्या करोगे? तुमने बोला कि मैम हम ना बिजनेस ओपन करेंगे, हम बिजनेस ओपन करेंगे। मैंने बोला यार अगर तुम्हारा बिजनेस अनलॉफुल हो गया तो, इलीगल बना दिया तो क्या होगा? मैंने तुमको पूछा अगर तुम्हारा बिजनेस गवर्नमेंट ने अनलॉफुल बना दिया तो क्या होगा? तुमने बोला हाँ यार ये तो बहुत रिस्की है, फिर तो हम कंगाल हो जाएंगे, हम तो इंसॉल्वेंट हो जाएंगे, हम तो रास्ते पे आ जाएंगे अगर हमारा बिजनेस अनलॉफुल हो गया तो ऐसे याद रखो, तुमको बड़ा होके क्या बनना है? तुमको तो यार सीए बनना है। सीए बनने के बाद क्या करने वाले हो? तुम लोग बिजनेस करने वाले हो। लेकिन यार अगर बिजनेस अनलॉफुल हो गया तो क्या होगा? अगर बिजनेस अनलॉफुल हो गया ना तो तुम लोग इंसॉल्वेंट हो सकते हो, ये रिस्क है बिजनेस स्टार्ट करने में। तो देखो तुमको सारे पॉइंट कैसे याद होते हैं, देखो यहाँ पे ध्यान दो। सीए क्या है? सी है, तुमको बड़ा होके क्या करना है? तुमको सीए बनना है। सी से आ गया कंपल्सरी डिसोल्यूशन, ए से आ गया डिसोल्यूशन बाय अग्रीमेंट। सीए बड़ा होके क्या करना है? सीए बनना है। सी से आ गया कंपल्सरी डिसोल्यूशन, ए से आ गया डिसोल्यूशन बाय अग्रीमेंट। तुमको दोनों पॉइंट ऐसे याद हो जाएंगे। उसके बाद क्या था कि तुमको बिजनेस स्टार्ट करना है, फिर बिजनेस अनलॉफुल बन गया तो कंपल्सरी डिसोल्यूशन कैसे होता है? यहाँ पे दिया है कंपल्सरी डिसोल्यूशन होता है अगर तुम्हारा बिजनेस अनलॉफुल बन गया तो। इसका रीजन क्या रहता है? अगर तुम्हारा बिजनेस अनलॉफुल बन गया तो कंपल्सरी डिसोल्यूशन हो जाता है। तो इस तरीके से तुमको ये पॉइंट याद रह जाएंगे। उसके बाद मैंने क्या बोला था? अगर बिजनेस अनलॉफुल बन गया तो क्या होगा? यार चांसेस है तुम लोग इंसॉल्वेंट बन सकते हो, तुम लोग इंसॉल्वेंट बन सकते हो, तुम लोग कंगाल बन सकते हो। यहाँ पे देखो क्या दिया है, बाय द एडजुडिकेशन ऑफ अ पार्टनर एज एन इंसॉल्वेंट, एज एन इंसॉल्वेंट। तो एक छोटी सी स्टोरी से तुम्हारे 5 पॉइंट यहीं पे हो गए। फर्स्ट इज कंपल्सरी डिसोल्यूशन, उसके बाद क्या है? बाय अग्रीमेंट। फिर कंपल्सरी डिसोल्यूशन कैसे होता है? अगर बिजनेस अनलॉफुल हो जाता है तो। अगर बिजनेस अनलॉफुल हो गया तो क्या होगा? बेटा तुम लोग इंसॉल्वेंट हो सकते हो, ये इसका रिस्क है। तुम्हारे सारे पॉइंट्स ऐसे हो गए। अभी देखो नेक्स्ट अपन नेक्स्ट पॉइंट को कैसे पढ़ेंगे अभी समझना। अभी देखो अपना ना यूनिट नंबर 1 में बेटा अपन ने पढ़ा था काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप। क्या पढ़ा था? काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप। उसमें क्या क्या पढ़ा था? मैम पार्टनरशिप एट विल होता है, फिक्स्ड पार्टनरशिप होता है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप होता है। अपन ने क्या पढ़ा था काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप में? यूनिट नंबर 1 में क्या पढ़ा था? पार्टनरशिप एट विल होता है, फिक्स्ड पार्टनरशिप होता है और पर्टिकुलर पार्टनरशिप होता है। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप होता है। यहाँ पे सेम पॉइंट कवर है, देखना। वेयर अ फर्म इज कंस्टिट्यूटेड फॉर अ फिक्स्ड टर्म एट द एक्सपायरी ऑफ दैट टर्म, मतलब ये आ गया फिक्स्ड पार्टनरशिप, ये आ गया फिक्स्ड पार्टनरशिप। where a firm is constituted to carry out one or more adventure or undertaking then by completion thereof, ये क्या आ गया? ये आ गया पर्टिकुलर पार्टनरशिप वाला पॉइंट। उसके बाद डिसोल्यूशन बाय नोटिस ऑफ पार्टनरशिप एट विल, मतलब एक पार्टनर ने नोटिस दे दिया तो पार्टनरशिप फॉर्म बंद हो जाएगी, पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो जाएगी। हो गई तुम्हारे 3 काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप और तुम्हारे सारे पॉइंट्स हो गए। तो बेटा अपन ने क्या स्टोरी पढ़ा? मैम अपन ने पढ़ा कि फ्यूचर में हमारा सपना क्या है? हमको सीए बनना है। सीए बनने के बाद हमको बिजनेस करना है। बिजनेस अगर यार अनलॉफुल होगा तो क्या होगा? हम इंसॉल्वेंट हो जाएंगे। उसके बाद 3 काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप याद करना है, दैट इज फिक्स्ड पार्टनरशिप, दैट इज पर्टिकुलर पार्टनरशिप, दैट इज पार्टनरशिप एट विल। हो गए तुम्हारे वॉलंटरी डिसोल्यूशन के पॉइंट। फिर से बोलो मेरे साथ, क्या पढ़ा अपन ने? अपन ने पढ़ा बड़ों के क्या करना है? सीए बनना है। सी से आ गया कंपल्सरी डिसोल्यूशन, ए से आ गया अग्रीमेंट। उसके बाद क्या करना है? बिजनेस करना है। बिजनेस अनलॉफुल हो गया तो क्या हो गया? कंपल्सरी डिसोल्यूशन हो जाएगा। अगर डिसोल्यूशन हो गया तो क्या हो गया? इंसॉल्वेंट बन जाओगे। ये आ गया इंसॉल्वेंट वाला पॉइंट यहाँ पे, ये आ गया इंसॉल्वेंट वाला पॉइंट यहाँ पे। उसके बाद 3 काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप क्या है? मैम फर्स्ट है फिक्स पार्टनरशिप, उसके बाद पर्टिकुलर पार्टनरशिप, उसके बाद पार्टनरशिप एट विल। इस तरीके से तुम्हारे सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे किसके? वॉलंटरी डिसोल्यूशन के। और बहुत ही स्मार्ट वे में तुम सारे पॉइंट्स को याद कर लोगे। ट्रस्ट मी, ये स्टोरी करके जाओ, आपको सारे पॉइंट्स याद आ जाएंगे। अगर एग्जामिनर तुम्हारे ऐसे सारे पॉइंट्स देखेगा ना, बाय अग्रीमेंट, कंपल्सरी डिसोल्यूशन, बाय इंसॉल्वेंट, फिक्स पार्टनरशिप, वो तुमको मार्क्स दे देगा। तुम्हारी ये ट्रिक तुमने यूज करनी चाहिए ताकि तुमको सारे पॉइंट्स एग्जाम में याद आ जाए। अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में समझते, चलो रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म समझ लेते। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म। रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म,
सबसे पहली बात तो ये समझ लो कि इंडिया में ना पार्टनरशिप फर्म को रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं है। अगर उसको रजिस्ट्रेशन करवाना है वो करवा सकती है, नहीं करवाना है नहीं कराएगी, ठीक है, तो कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। अगर पार्टनरशिप फर्म रजिस्ट्रेशन करवाना चाहती है तो उसको रजिस्ट्रार के पास, वो एरिया के रजिस्ट्रार के पास, रजिस्ट्रार क्या है, इज लाइक अ बॉस ऑफ ऑल द पार्टनरशिप फर्म इन इंडिया। रजिस्ट्रार के पास स्टेटमेंट को भेजना पड़ेगा, कुछ इंफॉर्मेशन को भेजना पड़ेगा। कौन सी इंफॉर्मेशन रहेगी, देखो दो ना नेम वाले पॉइंट है, ये देखो सारे पॉइंट्स तुमको लर्न हो जाएंगे, ध्यान से सुनना। दो ना नेम वाले पॉइंट है, एक तो फर्म का नाम भेजना पड़ेगा, उसके बाद पार्टनर्स का नाम और पार्टनर्स का एड्रेस। ये देखो नेम आ गया, ये नेम आ गया, ठीक है। दो ना एड्रेस वाले पॉइंट है, द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, यह आ गया एड्रेस वाला पॉइंट, ठीक है। उसके बाद क्या है, द नेम ऑफ एनी अदर प्लेस वेयर द फर्म कैरीज ऑन बिजनेस, मतलब ये भी एड्रेस वाला पॉइंट है, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस का। अगर पार्टनरशिप फर्म का कोई और जगह और एक ऑफिस है, कोई बिजनेस है, तो उसका भी एड्रेस बताना पड़ेगा, दैट इज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। तो ये क्या आ गया, मेन प्लेस ऑफ बिजनेस, ये क्या आ गया, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। तो दो नाम वाले पॉइंट हो गए, दो एड्रेस वाले पॉइंट हो गए। बाकी के दो पॉइंट कहां से स्टार्ट होते हैं, डी से स्टार्ट होते हैं। डी दैट इज डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ड्यूरेशन ऑफ द फर्म, डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ पार्टनर्स एंड ड्यूरेशन ऑफ द फर्म। मैम कितना इजी है, क्या क्या इंफॉर्मेशन भेजना पड़ेगा हमको ना, बॉस के पास मतलब रजिस्ट्रार के पास ना इंफॉर्मेशन भेजना पड़ेगा। दो नाम वाले पॉइंट है, फर्म का नाम आ जाएगा, पार्टनर्स का नाम आ जाएगा और उसका एड्रेस आ जाएगा, फिर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस आ जाएगा, फिर एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस आ जाएगा, फिर ना लास्ट के दो पॉइंट ना डी से स्टार्ट होते हैं। एक आ गया डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ पार्टनर्स, दूसरा आ गया ड्यूरेशन ऑफ द फर्म। इस तरीके से तुम्हारे सारे पॉइंट्स हो जाएंगे। ये इंफॉर्मेशन भेजना पड़ेगा रजिस्ट्रार को। और ना जो डॉक्यूमेंट है, जो स्टेटमेंट है, उस पर प्रॉपर सिग्नेचर होना चाहिए, हर एक पार्टनर की क्या होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए। और ना बेटा तुम्हारा नाम में, तुम्हारे नाम में मतलब ये जो फर्म नेम है ना, ये फर्म के नाम में ना ऐसे क्राउन वर्ड, एम्परर वर्ड, इंप्रेस वर्ड, एम्पायर वर्ड नहीं होने चाहिए। अगर तुमको यूज करना है ना, फिर स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लो तो ही तुम यूज कर सकते हैं। मैम ऐसा क्यों बेटा, क्योंकि जब अगर ऐसा वर्ड यूज किया ना, किंग, क्वीन, एम्परर, तो ये बताता है, ये दर्शाता है कि तुम गवर्नमेंट से लिंक्ड हो। तो क्या होगा, तुम गुडविल पा रहे हो, तुम रेपुटेशन पा रहे हो, गवर्नमेंट का नाम यूज करके, ऐसे वर्ड यूज करके। तो अपना लॉ मना करता है कि तुम ऐसे वर्ड को यूज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, राधिका रॉयल एंड कंपनी, पायल किंग ट्रेडर्स, देखो किंग आ गया, यहाँ पे रॉयल आ गया, तो ऐसे वर्ड यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे वर्ड दर्शाते हैं तुम गवर्नमेंट से लिंक्ड हो। तुमको तो रेपुटेशन मिल जाएगी, तुम्हारी गुडविल बढ़ जाएगी और तुम्हारा बिजनेस भी बढ़ जाएगा, और ऐसा बताएगा कि तुम गवर्नमेंट से लिंक्ड हो, ये तो गलत चीज हो जाएगी। इस टाइप पे लॉ ने सीधा साफ मना किया है। अगर तुमको यूज करना है, स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लो, वरना तुम यूज नहीं कर सकते। उसके बाद जो भी तुमने इंफॉर्मेशन भेजा ना, अगर रजिस्ट्रार को सब कुछ सही लगता है ना, तो रजिस्ट्रार तुमको रजिस्टर करवा देगी, एंट्री पास कर देगी उसकी बुक में, और तुमको दे देगी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है, बर्थ सर्टिफिकेट है। ये बर्थ सर्टिफिकेट है किसका, पार्टनरशिप फर्म का, कि भाई अब पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर हो चुकी है। सो दिस सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज लाइक अ बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। उसके बाद ना देखो, तुम बहुत टाइम से बिजनेस कर रहे थे लेकिन तुमने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, मतलब तुम लेट रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो। देखो कंपलसरी तो नहीं है, बट वो फीस तो चार्ज करते थोड़ा बहुत, बहुत कम फीस है। देखो कितनी फीस है, 100 रुपीज पर ईयर ऑफ डिले और अ पार्ट ईयर ऑफ, सिर्फ 100 रुपए है साल की, अगर तुमने लेट रजिस्ट्रेशन करवाया तो। क्योंकि रजिस्ट्रेशन इज नॉट अ कंपलसरी, लेकिन तुम बहुत सालों से बिजनेस कर रहे और तुमने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया और बहुत बाद में कराया, तो तुमसे एक पेनल्टी चार्ज करेंगे, दैट इज 100 रुपीज पर ईयर ऑफ डिले और अ पार्ट ईयर ऑफ, ठीक है। आई होप पीपल दिस इज क्लियर टू यू। तो क्या पढ़ा अपन ने रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म में, अपन ने पढ़ा कि मैम अगर फर्म को रजिस्ट्रेशन करवाना है, उसको जाना पड़ेगा रजिस्ट्रार के पास, और दो नेम वाले पॉइंट आ जाएंगे, दो एड्रेस वाले पॉइंट आ जाएंगे, और दो डी वाले पॉइंट आ जाएंगे। डी क्या है, ड्यूरेशन ऑफ द फर्म, दूसरा डी क्या है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ द पार्टनर्स। और सारे डॉक्यूमेंट को भेज देंगे प्रॉपर्ली साइन करके। नाम में क्या नहीं आना चाहिए, किंग, क्वीन, ऐसे वर्ड नहीं आना चाहिए। उसके बाद लेट रजिस्ट्रेशन करवाया तो फीस लग जाएगी 100 पर ईयर ऑफ डिले और अ पार्ट ईयर ऑफ, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 69। अभी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है, अगर तुमने फर्म को रजिस्टर नहीं करवाया ना, यार अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि फर्म को रजिस्टर करवाना कंपलसरी नहीं है, अगर तुमने नहीं करवाया ना, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, मतलब उसका नुकसान क्या है, उसका नुकसान क्या है। देखो कोई तो नुकसान रहेंगे, तुम रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे मतलब कुछ तो नुकसान तुमको सहना पड़ेगा। तो कौन से नुकसान तुमको सहना पड़ेगा अगर तुम पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर नहीं करवाते हो। तो ध्यान से सारे पॉइंट को समझना, बहुत ईजी है, इसकी भी एक ट्रिक बताऊंगी, ठीक है। सबसे पहले, नो सूट इन द सिविल कोर्ट बाय द फर्म और अदर को पार्टनर्स अगेंस्ट द थर्ड पार्टी, मतलब पार्टनरशिप फर्म थर्ड पार्टी पे केस फाइल नहीं कर सकती, सूट फाइल नहीं कर सकती। मतलब पार्टनरशिप फर्म थर्ड पार्टी पे सूट फाइल नहीं कर सकती, केस फाइल नहीं कर सकती। एग्जांपल, ये कस्टमर है, इसने क्या किया, पार्टनरशिप फर्म से गुड्स ले लिया लेकिन पैसा नहीं दे रहा है पार्टनरशिप फर्म को, तो पार्टनरशिप फर्म अगर रजिस्टर्ड नहीं है ना, वो इसके अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर पाएंगी। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, वो थर्ड पार्टी के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकती है, बहुत अच्छी बात है। दूसरा पॉइंट क्या समझना, aggrieved partner cannot bring a legal action against the other partner or the firm,
इसका मतलब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के अगेंस्ट भी केस फाइल नहीं कर सकता। एग्जांपल, अगर सब पार्टनर मिलके ना ये पार्टनर को प्रॉपर्ली प्रॉफिट प्रोवाइड नहीं कर रहे, कोई डिसीजन ठीक से बता रहे नहीं, कुछ नहीं कर रहे, तो ये पार्टनर दूसरे पार्टनर के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकता। अगर पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो अपना लॉ बोलता है देखो थर्ड पार्टी पे भी तुम केस फाइल नहीं कर सकते, तुम एक दूसरे पे भी केस फाइल नहीं कर सकते, थर्ड पार्टी पे भी तुम केस फाइल नहीं कर सकते, तुम एक दूसरे पे भी केस फाइल नहीं कर सकते, सिर्फ कब फाइल कर सकते हो, यहाँ पे दिया है बस एक एक्सेप्शन दिया है, डिसोल्यूशन अगर मांगना है तो कर सकते हो। क्यों? अपन ने पढ़ा था ना यार, अपन ने पढ़ा था ना यहाँ पे कि अगर तुमको डिसोल्यूशन चाहिए तुम जा सकते हो कोर्ट में। देखो डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट, अगर पार्टनर को डिसोल्यूशन चाहिए वो जा सकता है कोर्ट में, तो यहाँ पे राइट दिया है कि डिसोल्यूशन मांगने के लिए ना तुम कोर्ट में जा सकते हो, लेकिन उसके अलावा ना तुम दूसरे पार्टनर पे केस फाइल नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। बाकी के पार्टनर तुमको पैसा नहीं दे रहे, प्रॉफिट नहीं दे रहे, फर्क नहीं पड़ता, तुम उनके अगेंस्ट केस फाइल कर ही नहीं सकते। तो दो पॉइंट क्या है, तुम थर्ड पार्टी के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकते, दूसरे पार्टनर के अगेंस्ट नहीं कर सकते। तीसरा पॉइंट समझना, तीसरा पॉइंट है थर्ड पार्टी कैन सू द फर्म, मतलब जो बाहर की पार्टी है, जो बाहर की पार्टी है वो फर्म पे केस फाइल कर सकती है। पार्टनरशिप फर्म ने बैंक से लोन लिया था, क्या बैंक वालों को अगर पैसा नहीं मिलेगा तो क्या बैंक वाले इन पे केस फाइल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अपना लॉ बोलता है थर्ड पार्टी केस फाइल कर सकती है। तो समझना बेटा, तीन पॉइंट ना सूट के पॉइंट हो गए, तीन पॉइंट किसके? सूट के पॉइंट है। देखो यहाँ पे क्या है, तुम थर्ड पार्टी के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकते, यहाँ पे क्या है, तुम दूसरे पार्टनर के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकते, यहाँ पे क्या है, थर्ड पार्टी तुम पे केस फाइल कर सकती है। तो तीनों कहां से स्टार्ट होते हैं? एस एस एस। चौथा पॉइंट भी एस से स्टार्ट होता है, दैट इज नो रिलीफ टू पार्टनर फॉर सेट ऑफ क्लेम, ये भी एस से स्टार्ट हो गया। तो ऐसे याद रखो यार, ऐसे याद रखो, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन में ना चारों पॉइंट ना एस से स्टार्ट होते हैं, तीन पॉइंट तो सूट के पॉइंट है और एक सेट ऑफ वाला पॉइंट है, चौथा भी एस से स्टार्ट होगा। तुमको ऐसे क्लिक हो जाएगा वहां पे कि वो ना थर्ड पार्टी पे केस फाइल नहीं कर सकते, दूसरे पार्टनर पे केस फाइल नहीं कर सकते, लेकिन थर्ड पार्टी उन पे केस फाइल कर सकती है और सेट ऑफ नहीं मिल सकता, सेट ऑफ नहीं मिल सकता, ऐसे याद रखो। नाउ व्हाट इज दिस सेट ऑफ, नाउ व्हाट इज दिस सेट ऑफ, एग्जांपल समझ के चलो, एग्जांपल समझ के चलो। एग्जाम्पल ना, ये एक सप्लायर था, ठीक है, ये एक सप्लायर था जिसने रॉ मटेरियल सप्लाई किया था पार्टनरशिप फर्म को। अभी ना इसको पार्टनरशिप फर्म से 5 लाख रुपए आने थे, इसको ना पार्टनरशिप फर्म से 5 लाख रुपए आने थे, ऐसे समझ के चलो। और पार्टनरशिप फर्म इसको पैसा ही नहीं दे रही थी, तो ये कोर्ट में जाता है, केस फाइल करता है, क्योंकि अपन ने यहाँ पे पढ़ा कि थर्ड पार्टी सूट फाइल कर सकती है, तो यहाँ पे सप्लायर कोर्ट में जाके केस फाइल करता है। अभी ना एग्जाम्पल समझ के चलो कि पिछला ना कुछ इनका ट्रांजेक्शन था, अभी ना ये सप्लायर को ना ये पार्टनरशिप फर्म को 1 लाख रुपए देना था, सप्लायर को पार्टनरशिप फर्म को 1 लाख रुपए देना था। नो सेट ऑफ का मतलब है जब ये केस कोर्ट में जाएगा ना, जब ये केस कोर्ट में जाएगा ना, तो ये बाकी के पार्टनर्स ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख पाएंगे कि हमको इस सप्लायर से 1 लाख रुपए आना है, ऐसा वो नहीं बोल पाएंगे, मतलब वो अमाउंट को माइनस नहीं कर पाएंगे। अगर ये व्यक्ति कोर्ट में जाता है तो सारे पार्टनर्स को 5 लाख रुपए ही देना पड़ेगा। वो ऐसा नहीं बोल सकते जज साहब को कि जज साहब इससे भी ना हमको 1 लाख रुपए आने हैं, हमारा पुराना वाला ट्रांजेक्शन है, वो ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख सकते। इसको बोलते हैं नो सेट ऑफ, मतलब तुम अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख सकते और तुम ये अमाउंट को माइनस नहीं कर सकते, ठीक है, तुमको पूरा 5 लाख का पेमेंट करना पड़ेगा, तुम सेट ऑफ का बेनिफिट नहीं ले सकते। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। बेटा अगर तुमको सारे कांसेप्ट डिटेल में समझना है ना, आप मेरे वन शॉट जाके देख सकते हो। मेरा यहाँ पे मेन एम क्या है, ट्रिक समझाना, ठीक है, ताकि तुमको सारे पॉइंट्स ना आसानी से लर्न हो जाए। सो अपन ने क्या क्या पॉइंट पढ़ा बच्चों? मैम अपन ने पढ़ा ये चारों पॉइंट ना एस से स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट इज कि तुम सूट फाइल नहीं कर सकते थर्ड पार्टी के अगेंस्ट, फिर अपन ने पढ़ा कि सूट फाइल नहीं कर सकते दूसरे पार्टनर के अगेंस्ट, फिर अपन ने पढ़ा कि थर्ड पार्टी ना सूट फाइल कर सकती है, फिर अपन ने पढ़ा कि सेट ऑफ का बेनिफिट ये लोग नहीं ले सकते। तो चारों पॉइंट कहां से स्टार्ट होते हैं? चारों पॉइंट एस से स्टार्ट होते हैं, ऐसे याद रखो, दैट इज कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। और एक पॉइंट को याद रखना, ये डिसोल्यूशन तो मांग सकते, क्या कर सकते हैं? सिर्फ डिसोल्यूशन मांग सकते हैं। ये पॉइंट्स को याद रख लो, तुमको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है, और कंसेप्चुअली हर चीज को राइट तरीके से लिख के आ जाओ। नेक्स्ट पॉइंट इज पीपल, नेक्स्ट पॉइंट इज एंड द लास्ट कांसेप्ट इज, अपन ने देख लिया वॉलंटरी डिसोल्यूशन देख लिया, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट देख लिया। नेक्स्ट टॉपिक एंड द लास्ट टॉपिक इज पीपल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन। देखो लास्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी इंस्टीट्यूट ना 7 मार्क्स के लिए पूछ सकती है, एकदम इजी वे में समझाऊंगी। तुम लोगों को ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लगता है ना, एकदम इजी वे में समझाऊंगी, ध्यान से सुनना। अभी देखो सेक्शन 45 क्या बात करता है, एकदम सिंपल सी भाषा में समझाऊंगी। सेक्शन 45 बोलता है अगर पार्टनरशिप फर्म डिसोल्यूशन कर लेती है तो सबसे पहले पब्लिक नोटिस दे दो। जब तक तुम पब्लिक नोटिस नहीं दोगे तुम लायबल रहोगे, तुम थर्ड पार्टी को लायबल रहोगे। थर्ड पार्टी कौन रहती है? थर्ड पार्टी रहती है बैंक वाले, थर्ड पार्टी रहते हैं, जो भी बाहर की पार्टीज रहती है ना, सारे सप्लायर्स वगैरह, वो थर्ड पार्टी रहते हैं। मतलब पार्टनरशिप फर्म को सबको जानकारी देना पड़ेगा, पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा कि हमने डिसोल्यूशन कर लिया। जब तक तुमने पब्लिक नोटिस नहीं दिया तुम सारे थर्ड पार्टीज को लायबल रहोगे। आर यू गेटिंग? दिस इज व्हाट सेक्शन 45 इज टेलिंग। देखो यहां दिया है, द पार्टनर कंटिन्यू टू बी लायबल एज सच टू द थर्ड पार्टी फॉर एनी एक्ट डन बाय एनी ऑफ देम which would have been an act of the firm if done before the dissolution until the public notice is given of the dissolution। फिर आगे बोला गया है कि DID को ना नोटिस देने की जरूरत नहीं है।
मतलब अगर डीआईडी ने नोटिस नहीं दिया तो ये लाइबल नहीं रहेंगे। मैम डीआईडी क्या है? डीआईडी इज डिसीज्ड पर्सन की जो स्टेट है, स्टेट मतलब उसकी असेट्स को तुम यूज नहीं कर सकते। उसके बाद आई से आ गया, इंसॉल्वेंट पर्सन को नोटिस देने की जरूरत नहीं है, वो लाइबल नहीं रहेगा। नेक्स्ट इज डोरमेंट पर्सन को नोटिस देने की जरूरत नहीं है, अगर फर्म ने नोटिस नहीं दिया तो डोरमेंट पर्सन लाइबल नहीं होगा। इसका मतलब मैम नोटिस देना कंपलसरी है, जब तक नोटिस नहीं दोगे ना तो थर्ड पार्टी को लाइबल रहेंगे, लेकिन डीआईडी को नोटिस देना जरूरी नहीं है। व्हाट इज डीआईडी? डीआईडी इज डिसीज्ड पर्सन, इंसॉल्वेंट पर्सन, डोरमेंट पर्सन। उसके बाद समझना सेक्शन 46 क्या बात करता है, बहुत सिंपल सी बात में सेक्शन 46 बोलता है कि देखो अभी पार्टनरशिप फर्म तो डिसॉल्व हो रही है, जो भी पार्टनरशिप फर्म के असेट्स है वो कैसे बांटे जाएंगे? यार बहुत सिंपल सा लॉजिक है, जो भी असेट्स है सबसे पहले बाहर वालों की लाइबिलिटीज का पेमेंट हो जाएगा, अगर पैसा बच जाता है तो पार्टनर्स अपने आप में बांट लेंगे। यहाँ पे सेम चीज दिया है, टू हैव द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म अप्लाइड इन द पेमेंट ऑफ डेट एंड लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म। बाहर वालों की लाइबिलिटी का पेमेंट किया जाएगा, बैंक से अगर कुछ लोन लिया था बैंक वालों का पेमेंट हो जाएगा, सप्लायर से कुछ पैसा लिया था सप्लायर को पेमेंट किया जाएगा। एंड टू हैव द सरप्लस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर। सरप्लस मतलब अगर कुछ पैसा बच जाता है तो पार्टनर्स अपने आप में बांट लेंगे, ये बोलता है सेक्शन 46। अभी ना लिंक करो सेक्शन 46 को और सेक्शन 48 को लिंक करो। सेक्शन 48 क्या बोलता है? मोड्स ऑफ सेटलमेंट। अपन ने अभी जो पढ़ा ना, असेट्स में से सबसे पहले बाहर वाले को पैसा दिया जाएगा, फिर पार्टनर्स अपने आप में बांट लेंगे, यही सेम चीज थोड़ा और डिटेल में बात कर रहा है सेक्शन 48। समझना, सेक्शन 48 बोलता है द असेट्स ऑफ द फर्म इंक्लूडिंग एनी सम कंट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर्स टू मेक अप द डिफिशिएंसी ऑफ द कैपिटल मस्ट बी अप्लाइड इन द फॉलोइंग मैनर। कौन सी ऑर्डर है? देखो, इन पेइंग द डेट ऑफ द फर्म टू द थर्ड पार्टी। सेम चीज बोल रहा है यार कि थर्ड पार्टी को पेमेंट कर दो पहले, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज इन पेइंग टू ईच पार्टनर रेटिवली व्हाट इज ड्यू टू हिम फ्रॉम कैपिटल। मतलब अगर कोई पार्टनर ने लोन दिया है ना पार्टनरशिप फर्म को तो पहले उसका पैसा दे दो, पहले उसका पैसा दे दो। देखो 3 पार्टनर है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक पार्टनर लोन देता है। एग्जांपल मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी। तो मिस्टर ए ने लोन दिया है 15 लाख का, तो सबसे पहले उसका पैसा दे दो, ठीक है। सेकंड इज लोन का पैसा दे दो। थर्ड वन इज इन पेइंग टू ईच पार्टनर रेटिवली व्हाट इज ड्यू टू हिम ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल। मतलब जितना उन्होंने कैपिटल लाया था ना स्टार्टिंग में उसका पैसा लौटा दो, दिस इज थर्ड प्रायोरिटी। अगर पैसा कुछ बच जाता है, रेसिड्यू मतलब अगर कुछ पैसा बच जाता है तो पार्टनर्स में डिवाइड कर लो, पार्टनर्स में डिवाइड कर लो। तो मैम सबसे पहले ना थर्ड पार्टी का पेमेंट दिया जाता है, मतलब बाहर वालों का पेमेंट दिया जाता है। उसके बाद ना जो लोन दिया था ना पार्टनर्स ने उसका पेमेंट दिया जाता है, फिर उनका कैपिटल का पेमेंट दिया जाता है। अगर पैसा बच जाता है तो सारे पार्टनर्स में बांट दिया जाता है, दिस इज द प्रायोरिटी। तो तुमको क्या करना है, सेक्शन 46 को और सेक्शन 48 को लिंक करना है। तुम ऐसे याद रखोगे ना तुमको हर चीज याद रहेगी। फिर यहाँ पे बोला है अगर फर्म को लॉसेस होते हैं तो लॉसेस का मतलब क्या है? अगर एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं तो थोड़ा सोच के देखो यार, अगर एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहे तो कैसे रिकवर करेंगे? मैम अगर एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहे ना पीएनएल में तो जो प्रॉफिट है ना पहले उससे रिकवर होगा। देखो लॉसेस अगर है इंक्लूडिंग डेफिशिएंसीज ऑफ कैपिटल शाल बी पेड फर्स्ट आउट ऑफ प्रॉफिट, पहले प्रॉफिट से दिया जाएगा। उसके बाद अगर कम पड़ गया प्रॉफिट तो मैम फिर जो पार्टनर का कैपिटल है ना उसमें से दिया जाएगा। अगर पार्टनर का कैपिटल भी नहीं पड़ता है तो फिर पार्टनर को अपने घर से लाना पड़ेगा, फिर पार्टनर को अपने घर से लाना पड़ेगा by a partner individually in the proportion in which they were entitled to share the profit। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सेक्शन 48 बहुत लॉजिकल सेक्शन था। उसके बाद क्या करो, लिंक करो। सेक्शन 47 क्या बात करता है? सेक्शन 47 बोलता है कि सुनो तुमने पार्टनरशिप फर्म तो डिसॉल्व कर दिया, लेकिन कुछ कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन हो सकते हैं जो तुमने पहले स्टार्ट किया था जब तुम्हारी फर्म चल रही थी, लेकिन अभी फर्म तो बंद हो गई, क्या ट्रांजैक्शन भी खत्म हो जाएंगे क्या? अपना लॉ बोलता है नहीं नहीं ट्रांजैक्शन खत्म नहीं होंगे। जो जो ट्रांजैक्शन तुमने आधा अधूरा कर दिया है उसको पूरा करो और वाइंड अप की प्रोसीजर को भी पूरा करो। देखो of the firm the authority of each partner to bind the firm। bind मतलब पार्टनर्स की जिम्मेदारी आ जाएगी, फर्म की जिम्मेदारी आ जाएगी to complete the transaction begin but unfinished at the time of dissolution। अगर ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है उसको कंप्लीट कर दो, फर्क नहीं पड़ता डिसोल्यूशन हो गया क्या, बाद में भी तुम कर सकते हो लेकिन तुमको कंप्लीट करना पड़ेगा। एग्जांपल ये पार्टनरशिप फर्म ने क्या किया, इस कस्टमर से ऑलरेडी पैसा ले लिया, एडवांस पैसा ले लिया, लेकिन इसको अभी तक गुड्स नहीं पहुंचा है, उसके पहले उनका डिसोल्यूशन हो चुका है। अपना लॉ बोलता है अगर तुमने किसी से एडवांस पैसा लिया है ना, अगर तुम्हारा डिसोल्यूशन हो गया है ना तो उस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करो, मतलब इसको फटाफट से गुड्स पहुंचा दो, जो तुम्हारी जिम्मेदारी थी उसको पूरा करो। यहाँ पे क्या दिया है, कंप्लीट द ट्रांजैक्शन बिगिन बट अनफिनिश्ड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। उस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करो, कुछ भी आधा अधूरा मत छोड़ो, ठीक है। दिस वॉज सेक्शन 47। कितना सिंपल था देखो। अब एक लास्ट बचा है सेक्शन 49। अब इसको समझना, पेमेंट ऑफ फर्म डेट एंड सेपरेट डेट। यहाँ पे क्या बोला गया है एकदम सिंपल सी भाषा में एग्जांपल से समझाऊंगी। अभी ना एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप का ओनर रहता है, ठीक है, एक ओनर रहता है इलेक्ट्रॉनिक शॉप का। अभी देखो फर्म ने ना इस ओनर से ना बहुत सारे लैपटॉप परचेज किया था, क्रेडिट बेसिस पे, उधारी पे परचेज किया था। और ये पार्टनर ने क्या किया था, खुद के बेटे के लिए भी लैपटॉप परचेज किया था, उधारी पे परचेज किया था। मतलब इसने पर्सनल पर्पस के लिए किया था और पूरी फर्म ने भी इससे लैपटॉप परचेज किया था फर्म के लिए। मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैम फर्म का डेट भी है और यहाँ पे सेपरेट डेट भी है। मतलब ये पार्टनर का सेपरेट डेट भी है और पूरी फर्म का डेट भी है। फर्म को भी पैसा देना है ना जो उन्होंने लैपटॉप परचेज किया था, और ये पार्टनर को भी पैसा देना है जो उसने लैपटॉप परचेज किया था खुद के बेटे के लिए। तो यहाँ पे लॉ बोलता है एकदम लॉजिकली, तुम मुझे सोच के बताओ, अगर एग्जांपल ये इसको पैसों का पेमेंट करे, ठीक है, और ये पैसा फर्म का है, ये पैसा फर्म का है,
फर्म के काउंटर में से उन्होंने निकाला। अगर ये पैसा फर्म का है, मुझे बताओ बच्चों कौन सी डेट का पेमेंट पहले हो जाएगा? मतलब अगर फर्म का पैसा यूज कर रहे तो फर्म की डेट का पेमेंट पहले होगा कि इसके पर्सनल डेट का पेमेंट पहले होगा? मैम कितनी सिंपल सी बात है, अगर फर्म का पैसा यूज कर रहे हैं तो फर्म की डेट का पेमेंट पहले हो जाएगा ना। मतलब जो फर्म की लायबिलिटी है पहले उसका पेमेंट किया जाएगा। अगर पैसा बच जाएगा तो ये जो पार्टनर ने लिया था लैपटॉप इसका भी पैसा का पेमेंट कर देंगे, लेकिन पहले फर्म का पेमेंट करेंगे। यही तो बोल रहे हो यहाँ पे, ये बोल रहे अगर फर्म का पैसा यूज कर रहे ना पहले फर्म की लायबिलिटी का पेमेंट कर दो, अगर पैसा बच जाता है तो पार्टनर का पेमेंट कर देना। फिर बोल रहे अगर पार्टनर का पैसा है ना, अगर पार्टनर पैसा दे रहा है ना तो पहले पार्टनर की लायबिलिटी का पेमेंट कर दो, अगर पैसा बच जाता है तो फर्म का पेमेंट कर देना। कितना सिंपल है, देखो कितना सिंपल है, देखो सेम चीज बोल रहा है द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म शैल बी अप्लाइड इन द फर्स्ट इंस्टेंस इन द पेमेंट ऑफ द डेट ऑफ द फर्म। देखो इफ देयर इज एनी सरप्लस, अगर पैसा बच जाता है द शेयर ऑफ ईच पार्टनर शैल बी अप्लाइड टू द पेमेंट ऑफ द सेपरेट डेट और पेड टू हिम। I hope people this is very much clear to you.